once in a while पूछा गया है, like probably once in the last 10 years, but otherwise they haven't been asked. But from the internals perspective, if you ask me, then yes, this chapter is fairly important. You see, internals के perspective से तो सारे chapters important है, क्योंकि internals में आपका syllabus ही इतना कम खत्म हुआ होता है कि उसके अंदर जितने भी हमने chapters करे हैं उसके हिसाब से सारे chapters important बन ही जाते हैं. But actually if you look at the micro syllabus ना, micro का जो syllabus है उसमें जो initial few chapters हैं till like this chapter which is reveal preference, so till reveal preference actually it's building blocks. building blocks से मेरा मतलब है कि वो अभी तक आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप हो रहे हैं. तो अगर आप एक्चुअली नोटिस भी करो तो हमारा जो चॉइस, प्रेफरेंसेस, चॉइस एंड यूटिलिटी एंड डिमांड के अंदर हमारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ही रिपीट हुए हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो असेंशियली हमने अभी तक किया क्या है, हमने सिर्फ ये फिगर आउट करा है कि यूटिलिटी फंक्शन बनता कैसे है, उस यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनका डिमांड कैसे निकाल सकते हैं, फिर उनका आईसीसी पीसीसी बना के उनकी स्लोप्स कैसे निकाली जा सकती है. दीज आर द ओनली थिंग्स वी हैव डन सो फार. नाउ फ्रॉम द आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनकी फर्दर एप्लीकेशंस करेंगे और वो एप्लीकेशंस जो है वो एग्जाम्स में आती हैं with some portions of what we have done earlier. Like for example जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर असाइनमेंट किया था जिसके अंदर हमने वे और कर्ट का एग्जाम्पल लिया था, तो वे और कर्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, instead of giving you the utility function they gave you the ratio and asked you to construct a utility function. तो अगर आपने अपना प्रेफरेंसेस चैप्टर अच्छे से नहीं किया है तो आपको अपना यूटिलिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता, और अगर आपको अपना यूटिलिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. इसीलिए ये वाला जो हमने पार्ट अभी तक किया है वो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं आज के लिए भी और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी. ऑलराइट. सो एनीवेज कमिंग बैक टू रिवील्ड प्रेफरेंस. रिवील्ड प्रेफरेंस में हमारे एक्चुअली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉर्प, सार्प. और इन दो कॉन्सेप्ट्स की दो एप्लीकेशंस हैं, प्राइस इंडेक्स एंड सोशल सिक्योरिटी इंडेक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स इंडेक्सेशन. सो हमारे पास रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं. मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वॉट के ऊपर आते हैं. सो अभी हम लोग किससे शुरू करेंगे, हम वॉट से शुरू करेंगे. सो वॉट इज वीक axiom of revealed preference. But before I even come to what, let's talk about the idea of revealed preference. What is revealed preference? So let's suppose this is my budget set. हमारे पास बजट लाइन थी ए बी, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारा एरिया शेड कर दिया. द शेडेड रीजन represents the budget set. We already know that, हमने बजट लाइन करा है. बजट सेट से मतलब है all the points in this shaded region are affordable. All the points in this shaded region are affordable. Okay, so if a person says that I am going to consume at point X here, ठीक है, a person says that मेरे पास ये budget line थी, मैंने X पे consume किया, then without drawing his IC, wouldn't you know already कि अगर उसका convex IC है तो X would be the point of tangency, which means X would be the point of highest affordable satisfaction. क्यों? ये मैंने conclusion क्यों निकाला, कहाँ से आया? क्योंकि now think about it, अगर उसके पास X के अलावा कोई और point होता Y जहाँ पे tangency होती तो वो ये नहीं बोलता कि मैं X consume करूँगा, वो ये बोलेगा कि मैं Y consume करूँगा, क्योंकि X अगर affordable है तो Y भी affordable है. Alright. So when I'm saying that I'm choosing X, when I have availability of all the bundles in this budget set, but I'm not choosing any other bundle, मैं कोई और bundle बिल्कुल नहीं खरीद रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा bundle खरीद रही हूँ, X. Then without me coming in telling you, listen, hi, you know, my preference is, you know, that I want to buy X. The moment I buy X without asking me, you still know that my preference is such that X is the point of highest affordable satisfaction. मैं दोबारा एग्जाम्पल देती हूँ. इमेजिन अ पर्सन ए. मैंने आपको बोला अच्छा लिसन ये ना ए को ना फॉलो करो, इसका ना प्रेफरेंस फिगर आउट करो कि इसकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं.
यू से नहीं मैम पूछ लेते हैं ना ऐसे डायरेक्टली। मैं बोलती हूँ नहीं, देखो पूछना नहीं है, आप उसको फिगर आउट करो, यू नो जस्ट सी ही इज गोइंग इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर, आप इसके साथ जाके देखो कि इसको इसकी प्रेफरेंस क्या है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ 2 ही गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ए के पास अपना इनकम है, ए ने अपने इनकम के हिसाब से कुछ कुछ रेशियो दोनों गुड्स का उठाया और उसने जाके उसकी बिलिंग कराई। और सपोज उसने जो गुड उठाया, उस जो गुड्स उठाया उसका जो बंडल है, बंडल को मैंने नेम दिया एक्स। Then you come back to me, you say ma'am you know he picked up the bundle X, so that must mean that he likes X। भाई अगर उसके पास पूरे स्टोर में ऑप्शन थी कुछ और खरीदने की, उसके पास पूरे स्टोर में सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो वो कुछ भी बाय कर सकता था। लेकिन उसने जाके क्या खरीदा, उसने जाके खरीदा बंडल X, तो इसका मतलब उसको बंडल X पसंद होगा ना, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल रिवील्ड प्रेफरेंस। क्योंकि अगर उसको बंडल एक्स पसंद ना होता तो बंडल एक्स नहीं खरीद के कुछ और खरीदता जो उसको पसंद होता। सो बाय बाइंग अ गुड, बाय स्टेटिंग दैट इन ऑल द अवेलेबिलिटीज, बाय सेइंग दैट बाकी सारे बंडल्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी मैं एक बंडल खरीद रही हूँ, तो आई एम रिवीलिंग माई प्रेफरेंस टूवर्ड्स दैट बंडल। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे वो बंडल पसंद है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल रिवील्ड प्रेफरेंस। इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, ठीक है। सो टू पुट इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इफ आई एम बाइंग x व्हेन y इज अफोर्डेबल, मैं जब x खरीदती हूँ जब y अफोर्डेबल है, देन x इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू y, ठीक है। व्हेन आई एम बाइंग x व्हेन y इज अफोर्डेबल, y कैन बी एनी रैंडम बंडल एनीवेयर, it has to be in the budget set। when I'm buying X when Y is affordable, जब Y affordable है तब भी अगर मैं X खरीद रही हूँ, तो मैं क्यों खरीद रही हूँ, because X is revealed preferred to buy। Now a lot of people get confused between revealed preference and preference। You know a lot of students say कि मैम revealed preference and preference must mean the same thing ना, no। See preference जो होता है ना उसमें आप बोलते हो X is preferred to Y। अब X अफोर्डेबल है या नहीं है वो तो आपको पता नहीं ना, तो जब आप अफोर्डेबिलिटी के बिना, जब आप अफोर्डेबिलिटी के बिना एक प्रेफरेंस को एनालाइज करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस। जब आप अफोर्डेबिलिटी के साथ एक प्रेफरेंस को एनालाइज करते हो तब आप उसको बोलते हो रिवील्ड preference। So when you choose X, when all those bundles including Y was affordable, then you're saying that you're revealing that X is revealed preferred to Y। That is a basic idea behind revealed preference। And the moment you say that, जैसे आपने बोला X is revealed preferred to Y, can I write the utility of X is greater than utility of Y? Of course। अगर नहीं होता तो क्या आप X खरीदते? नहीं खरीदते, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ बेसिक assumptions लिए। The main assumption, my ICs are convex। The main assumption is that I'm assuming my ICs are convex। Straight line होंगे तो हो सकता है मैं budget line and IC are overlapping, X and Y are lying on the same IC and the same budget line, and you say I bought X, then that doesn't mean you prefer X to Y, है ना, क्योंकि X और Y आपके लिए सेम यूटिलिटी ऑफर कर रहे हैं ना उस टाइम पे, तो अगर IC आपका स्ट्रेट लाइन है तो इसीलिए हम स्ट्रेट लाइंस में डील ही नहीं करते। हम बोलते हैं हमारे ICs क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। द सेकेंड assumption is that more is preferred to less, मतलब both it's a good combination, it's a good and a good combination। All right, so revealed preference makes sense। Then let's come to indirect revealed preference। अभी जो हमने किया वो क्या था, डायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस। अब हम करते हैं इनडायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस। सेम चीज है, ये X है ये Y है। When I'm saying that I am buying X, you see जब मैंने आपको X यहाँ पे दिया Y यहाँ पे दिया तो आपको देख के ही पता लगना चाहिए ना कि you'll buy X because you never waste your income। So that is the third thing I wanted to say here। Actually it's not an assumption, it's an implicit thing जो आप वैसे ही होगा, but you always consume on the budget line। वो तो आप करोगे ही ना, because more is preferred to less। अगर आपके पास ये बजट सेट है और आप इनसाइड कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता है ना आप अपनी पूरी इनकम यूज करके आउटसाइड मूव कर सकते हो। अगर आप ज्यादा प्रेफर करते हो कम से, तो आप अपना इनकम को वेस्ट क्यों करोगे, यू विल कंज्यूम ऑन द बजट लाइन। तो आपको उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे देख के ही पता होना चाहिए कि वो बाय करेगा X, वो Y तो बाय करेगा ही नहीं, क्योंकि Y is lying inside of the budget line, he can obviously move outward। But having said that,
When he buys X, doesn't mean that X is preferred to Y. When he's buying X and he's revealing his preference for X, doesn't it mean कि X is preferred to Y? अगर वो X खरीद रहा है तो वो तभी खरीद रहा होगा ना जब X Y से preferred है. तो अगर मैं एक और यहाँ पे बनाऊं और मुझे पता लगे कि ये जो पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है. So in this budget set, in the new budget set, you see this line here? In the new budget set, wouldn't Y be preferred to Z? Because Y is lying on the budget line and Z is lying inside. Yes, which means that can I say X is preferred to Z? So this is direct, and this is indirect. अगर मैं X और Z को individually अकेले view करूं, मतलब without a Y, I cannot compare them. Why can't I compare them? Because when I'm buying X, that is not affordable. When I'm buying X, that is not affordable. जब मैं X खरीद रही हूँ, Z affordable ही नहीं है, तो मैं comparison ही नहीं कर सकती ना. कंपैरिजन ही नहीं कर सकती. इसका मतलब मुझे कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट लेना पड़ेगा. इनडायरेक्ट कैसे लूंगी? मैंने एक सेट बनाया, उसमें मैंने बोला x is preferred to y because x is lying on the outside and y is lying on the inside. I again made another set in which I said y is preferred to z because y is lying on the budget line, z is lying inside. Then x is preferred to z indirectly. So I've covered direct and indirect reveal preference to you. Right now, in the next video, we will draw ICs from revealed preference. All right. Thank you.